गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज पद्मा सिंह एंड वेलकम बैक टू पोलपाथ। आज हम जो क्वेश्चन देखेंगे संघीय व्यवस्था एवं केंद्र राज्य संबंध इस टॉपिक पर हम सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। हम सिर्फ इम्पोर्टेंट ही देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत होते हैं, इतना हमारे पास टाइम नहीं है और हम इम्पोर्टेंट देखेंगे कि जो आ सकते हैं वही देखेंगे। और एक बात मैं और यहाँ कहना चाहूंगी कि कुछ लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि मैम एनसीईआरटी की आप जो है वीडियो अपलोड कीजिए, तो ठीक है, जो एनसीईआरटी की वीडियो जो मुझसे हो पाएगा वो मैं कर रही हूँ, करूंगी। बट एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट लगी हुई है, इसको आप पक्का चेकआउट करें। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पहले से ही लगा रखे हैं, तो ये आप पक्का चेकआउट कर लें। क्योंकि देखो, क्वेश्चन तो आपके चेंज होने नहीं है, क्वेश्चन वही है, एनसीईआरटी वही है। तो ये प्लेलिस्ट पक्का चेकआउट करें। जो यहाँ पर नहीं होगा वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और मैराथन में सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें लगे हुए हैं, तो ये आप पक्का चेकआउट करें। और बिहार शिक्षक भर्ती में जो मैं अभी रिसेंट क्लासेस दे रही हूँ, जो सेशन ले रही हूँ, वो बिहार शिक्षक भर्ती के नाम से प्लेलिस्ट है, इसमें लगे हुए हैं। तो इसमें आप जो है चेकआउट कर सकें। ये तीनों ही प्लेलिस्ट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको चेकआउट पक्का करें। और ये सारी इन सभी प्लेलिस्ट के जो लिंक हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो पोलपाथ के नाम से टेलीग्राम बना हुआ है, उस पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और साथ में बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि मैम एक से ज्यादा वीडियो डालिए और मतलब लंबी लंबी वीडियोस डालिए, बड़ी वीडियोस डालिए। तो मैं मैनेज करती हूँ, ठीक है। आज मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज आपकी जो है सेकंड वीडियो पक्का आएगी, 9 बजे 9 PM पर आ जाएगी। तो आज से मैं कोशिश करूंगी कि 2 वीडियो आपकी जाएं। और मैं कोशिश करती हूँ बट थोड़ा सा बिजी रहती हूँ, इस चक्कर में आपका ये 2 वीडियोस जा नहीं पाती। एक वीडियो के बाद हमारे पास टाइम बचता नहीं है। बट ठीक है, आपके एग्जाम अब बिल्कुल पास आ गए हैं, तो मैं 2 वीडियोस डाल के आपके टॉपिक कवर करना शुरू करती हूँ, ठीक है। तो ये हो गई इन्फॉर्मेशन। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे, लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें, दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन की बात हो गई। अब हम चलते हैं अपनी प्रैक्टिस में आ जाते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। सभी संघीय व्यवस्था केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, राष्ट्रपति, इन्हीं सबसे हमारे सारे क्वेश्चन आज संबंधित हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को आपको सुमेलित करना है। पहली सूची में केसी वियर, पॉल एप्लेबी, आइवर जेनिंग्स एंड ग्रेनिल ऑस्टिन दिए गए हैं। इनके क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं, तो मैंने इनकी एक सूची बना करके यहाँ रख दिया है ताकि एक साथ आप इनको देख सकें, ठीक है। आगे आपको इनको मैच करना है, तो देख लीजिए केसी वियर ने क्या कहा था। ये कहते हैं अर्धसंघवाद बोलते हैं। जो भारतीय ये संघ है, इसके बारे में ये सारे स्टेटमेंट हैं। भारतीय संघ के जो भारतीय संघवाद है, इसके बारे में सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं, देख लेते हैं। केसी वियर भारतीय संघ को क्या कहते हैं? अर्धसंघ, अर्धसंघात्मक कहते हैं, तो यहाँ पर 3 कर लेंगे हम। फिर जो पॉल एप्लेवी हैं, ये अतिशय संघात्मक बोलते हैं, तो हम 2 का 2 ही, बी का 2 रहे हो जाएगा। जो आइवर जेनिंग्स हैं, ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं मजबूत केंद्रीकृत प्रवृत्ति सहित संघ, ऐसा बोलते हैं जेनिंग्स, तो हम यहाँ पर इसको 4 करेंगे। और जो ग्रेनिल ऑस्टिन है, ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद, तो हम इसको 1 कर लेंगे। ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर हमारा जो 3, 2, 4, 1, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो रहा है, 3, 2, 4, 1। देखो, इसके अलावा कुछ और स्टेटमेंट आ जाते हैं, कौन कौन से आ जाते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो यहाँ पर लिखा है सहकारी संघवाद, इसी को कभी बदल के सहयोगी संघवाद दे देता है, सहयोगी संघवाद, संघवाद। ये भी किसने? ऑस्टिन के द्वारा बोला गया। ऑस्टिन जो है भारतीय संविधान के समीक्षक हैं, इससे इसलिए जो है ये कई सारी चीजें कहते हैं। एक और बात ये कहते हैं कि एक नए प्रकार का संघ, भारतीय संघवाद को क्या बोलते हैं? भारतीय संघ को एक नए प्रकार का संघ है जो अपनी जो है विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाला। तो ये क्या है? एक नए प्रकार का संघ, विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाला, अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाला, पूरा करने वाला। ये भी ऑस्टिन, जो ग्रेनिल ऑस्टिन है, यही बोलते हैं कि भारतीय संघवाद एक विशिष्ट प्रकार का संघ है
जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करता है। सहयोगी संघवाद भी ग्रेनुअल ऑस्टिन बोलते हैं। ठीक है, एक मॉरिस जोन्स है, वो सौदेबाजी की व्यवस्था बोलते हैं। सौदेबाजी की व्यवस्था, सौदेबाजी की व्यवस्था कौन बोलता है? ये मॉरिस जोन्स हैं, मॉरिस जोन्स ये बोलते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये एक जगह आपको मिल रहा है, स्क्रीनशॉट लेके एक पीडीएफ बनाइए, लास्ट टाइम में एक बार इसको देखेंगे तो आपसे गलतियां नहीं होंगी। और इसके बाहर इस तरह से क्वेश्चन जो है संघीय व्यवस्था के बारे में किसने क्या कहा, तो बहुत कम ही चांसेस हैं जो ये वर्ड बोले गए हैं टर्म्स, तो इसी में से आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में संघ राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 256 से 263, 254 से 255, 264 से 291, 252 से 360। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। और इसमें तीन प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आपका, एक प्रशासनिक, दूसरा विधायी और तीसरा वित्तीय। लेकिन ज्यादातर प्रशासनिक और विधायी पूछा जाता है, और सबसे ज्यादा कौन सा ये प्रशासनिक पूछा जाता है। तो प्रशासनिक आपका 256 से 263 तक है, प्रशासनिक अनुच्छेद जो है यहाँ तक है। और कौन से भाग में भाग पूछा जाता है ये, तो भाग 11 में ये दिए गए हैं, भाग 11 में दिए गए हैं अनुच्छेद 256 से 263 तक। ठीक है, और अगर हम बात करें कि प्रशासनिक तो ये हो गया, विधायी कहां से कहां तक रहते हैं, तो 245 से 255 अनुच्छेदों के बीच में कहा विधायी संबंधों की, जो राज्य और केंद्र के विधायी संबंध हैं उनकी चर्चा की गई है। और ये भी इसमें दिया गया है, ये जो भाग 11 है इसी में दोनों दिए गए हैं, ये भी और ये भी। लेकिन जो तीसरे टाइप का वित्तीय संबंध होता है ये भाग 12 में दिया गया है और 268 से लेकर के 293 तक है। तो जो वित्तीय आएगा, वित्तीय कहां पर है, ये भाग 12 में है, और 268 से लेकर के कहां आ जाएगा, 293 तक ये है। तो ये वित्तीय जो है कम पूछा जाता है, बट देख लीजिए। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, इसके भाग अगर पूछे तो भाग 12 में है वित्तीय और 11 में है ये दोनों, प्रशासनिकी और विधायी, ये दोनों हैं इसमें। तो ये प्रशासकीय हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा विधायी, विधायी संबंध आ जाएंगे इनके अंतर्गत आ जाएंगे प्रशासनिक संबंध, और ये हो जाएंगे वित्तीय संबंध। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि निर्माण कर सकती है? अनुच्छेद है आप 229, 239, 249 और 259। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट होगा, 249। जो 249 के अंतर्गत क्या है कि यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से सूची, जो राज्य सूची है उसके किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है, तो संसद उस विधि पर निर्माण कर सकेगी। और इस प्रकार की विधि कैसे, 1 वर्ष तक जो है चलती रहेगी, 1 वर्ष तक ये मान्य होगी। और इसके आगे कभी-कभी डेप्थ में जाके पूछता है, वैसे तो यही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है आपका, बट इसके आगे जो है कभी-कभी डेप्थ में जाके पूछेगा कि तो 250 आ जाता है। 250 अनुच्छेद 250 के अनुसार जब आपात उद्घोषणा, आपातकाल चल रहा होगा, उस समय जो है ये विधि बनाने की शक्ति, जो राज्य सूची है इसके विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसके पास होगी, संसद के पास होगी। तो जब 250 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि आपातकाल के समय, जब राष्ट्रीय आपात चल रहा होगा उस समय संसद के पास जो है राज्य सूची पर विधि बनाने की शक्ति रहती है। और एक और है 252, यदि 252 के अंतर्गत क्या कहा गया है, 252 के यदि 2 या 2 से अधिक जो राज्यों के विधानमंडल सहमत प्रदान कर देते हैं, तो उस स्थिति में भी संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है राज्य सूची पर। तो 3 प्रकार के ये जो है राज्य सूची पर
इन इन 3 तरह से संसद अधिकार प्राप्त कर लेती है कानून बनाने का। जिससे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है जो आपसे बार-बार पूछा जाता है। ज़्यादा डेप्थ में जाएँगे तो ये 2 और पूछ सकते हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से राज्य सूची में शामिल नहीं किया गया है कानून और व्यवस्था, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन और रेलवे। बात किसकी हो रही? राज्य सूची की। राज्य सूची में क्या नहीं शामिल किया गया है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी आपका राइट होगा, रेलवे। रेलवे जो है कहाँ? केंद्र के जो केंद्र सूची का विषय है, रेलवे कहाँ का है? केंद्र सूची का विषय है ये। आपको पता है कि 7वीं जो अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य शक्तियों का क्या है? वितरण किया गया है। इसी में राज्य, केंद्र और संघ, राज्य, केंद्र और समवर्ती सूची की बात की गई है। राज्य की जो राज्य सूची है उसमें पहले 66 विषय थे, अब बचे हैं 61 क्योंकि 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 5 सब्जेक्ट जो है यहाँ से उठा करके समवर्ती सूची में रख दिए गए हैं। ठीक है, वो हमने ये सारी डिस्कस कर लिया है। आज जो इसके पहले क्लासेस दी थी उसमें हमने सब बता दिया है कौन-कौन से सब्जेक्ट गए हैं। और जो राज्य कार्य करती है वही सम्मिलित होते हैं सूची में, जो सूची में कार्य दिए होते हैं वही कार्य करती है। रिलेटेड जो केंद्र करता है, राज्य करते हैं, तो सूची के अकॉर्डिंग ही कार्य करते हैं। तो ये इसके अंतर्गत आ जाएंगे, जैसे अदालतें आ जाएंगी, कानून व्यवस्था आ जाएगा, स्थानीय सुशासन आ जाएगा, स्वास्थ्य आ जाएगा और राज्य पुलिस आ जाएगी, रेलवे पुलिस। यदि रेलवे पुलिस दे दिया, रेलवे दिया तो केंद्र का है, लेकिन अगर रेलवे पुलिस दे दिया तो ये क्या हो जाएगा? ये राज्य का हो जाएगा, ये राज्य का हो जाएगा। तो रेलवे पुलिस पुलिस हो गया, पुस्तकालय हो गया, जिला अस्पताल, जिला जो हॉस्पिटल होते हैं, जिला अस्पताल, सफाई, पशु, सिंचाई, कृषि और सड़क, वन, ये सब आ जाते हैं। तो कृषि पर जो आय होता है वो भी किसका होता है? राज्य का होता है। जो अन्य आय होते हैं, कृषि को छोड़कर अन्य आयकर जो होते हैं वो केंद्र के होते हैं। तो चलिए जो मेन सब्जेक्ट पूछे जाते हैं बहुत रिपीटेडली वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो अगर हम राज्य के देखें तो जो ऊपर यहाँ दिया है आपका सार्वजनिक व्यवस्था, ये बहुत आता है। सार्वजनिक राज्य का देखेंगे, सार्वजनिक व्यवस्था, ये ध्यान रखिएगा। ये जहां पर होगा तो इसको आपको अलग कर देना, राज्य का है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कारागार, कारागार आ जाएगा। विधि तथा व्यवस्था यानी कानून और व्यवस्था एक ही बात है। कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, स्थानीय सुशासन, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, और रेलवे पुलिस आ जाएगी, पुस्तकालय आ जाएगा, सफाई, पशु, जिला अस्पताल आ जाएंगे, कृषि, सड़क, वन, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, अब हम देखेंगे संघ का जो मेन सब्जेक्ट होते हैं। तो इसमें आ जाएगा, संघ में क्या आएगा? रेडियो टेलीविजन, रेडियो टेलीविजन जो मेन सब्जेक्ट हैं वो देख लीजिए, ये जो बार बार पूछे जाते हैं। और क्या आएगा? डाकघर, बचत बैंक, ये आ जाएगा। और क्या आएगा? जो अंतरराज्यिक व्यापार होते हैं, अंतरराज्यिक व्यापार होते हैं, ये केंद्र के अंतर्गत आएंगे। और जो संघीय लोक सेवाएं होती हैं, संघीय लोक सेवाएं, ये भी किसके अंतर्गत आती हैं? राज्य, ये केंद्र के अंतर्गत आती हैं। और नागरिकता आ जाएगा, निगम आ जाएगा, नागरिकता और निगम, जनगणना, जनगणना और रेलवे आ जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं, रेलवे, ये सब आ जाएंगे। समवर्ती सूची की अगर हम बात करें, समवर्ती, तो इसमें कौन-कौन से विषय आ जाएंगे? जो मेन है, वैसे तो विषय बहुत हैं, जो मेन है बार-बार पूछे जाते हैं वो आ जाएंगे आपके। ये विवाह विच्छेद, विवाह एवं विवाह विच्छेद, विवाह एवं विवाह विच्छेद, ये आ जाएगा। और आर्थिक व सामाजिक नियोजन आ जाएगा। ठीक है, आर्थिक सामाजिक नियोजन,
नियोजन ये आ जाएगा, शिक्षा आ जाएगा समवर्ती में, शिक्षा आ जाएगा, दंड प्रक्रिया संहिता आ जाएगा, दंड प्रक्रिया संहिता ये आ जाएगा, फौजदारी कानून आ जाएंगे, फौजदारी ये कानून आ जाएंगे, न्यायालय का अवमान आ जाएगा, आपराधिक मामले आ जाएंगे, सिविल प्रक्रिया आ जाएगी। ये सारी चीजें जो समवर्ती चीजों की हैं, जिसमें ये सब्जेक्ट जो लिख दिए हैं ये बार-बार रिपीटेडली आपके पूछे जाते हैं। तो राज्य के ये हो गए कानून व्यवस्था, स्थानीय सुशासन, स्वास्थ्य और सार्वजनिक व्यवस्था, कारागार, ये सब राज्य के मेन हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो रहा है। रेलवे जो है किसमें नहीं है, राज्य सूची में नहीं है। देखो एक बात और देख लो, जो संघ सूची थी इसमें 97 विषय थे और अब हो गए हैं 100 हो गए हैं, ठीक है। जो समवर्ती सूची थी इसमें कितने थे, 47 थे, 5 यहाँ से उठा करके समवर्ती में डाल दिए गए, तो अब यहाँ हो गए हैं 52। इसमें कम हुए, 66 थे, अब बचे हैं 61। तो ये नंबर भी याद रखिएगा, किसमें कितने विषय हैं, ये भी एक ओवरऑल व्यू होना चाहिए। 7वीं अनुसूची में जो है इनका तीनों ये सूचियां रखी गई हैं और शक्तियों का बंटवारा हुआ है। राज्य केंद्र के बीच में बंटवारा कहाँ दिया गया है, तो 7वीं अनुसूची में हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन के उपरांत कितने विषय हैं। चलिए अभी हमने बात की और वो बात आ भी गई, तो कितने विषय बचे हैं समवर्ती सूची में, तो ये हो जाएंगे 52 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। जैसे हमने बताया कि पहले यहाँ 47 थे और 5 इसमें प्लस कर दिए गए, तो 52 हो गए हैं। और इसमें जो है, जो राज्य सूची है इसमें 61 बचे हैं, पहले कितने थे, 66 थे। और ये क्या है, 97 सब्जेक्ट हैं किसमें, केंद्र में थे, अभी कितने बचे हैं, 100 हो गए हैं, ये 100 हो गए हैं। तो ये जो ये है ये आपको रखना है, ये इसका प्रेजेंट है, इसका प्रेजेंट ये है और इसका प्रेजेंट ये है, ये इसका पास्ट है, ये इस और ये पास्ट है और ये पास्ट है। जहाँ पी लिखा वो पहले का है, अभी प्रेजेंट में जो सर्कल किए हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक बार आप देख लीजिए कि कौन कौन से विषय, 5 विषय डाले गए हैं। अब ओरली सुन लीजिए, तो ये 5 विषय हैं, शिक्षा, वन, भार एवं माप या फिर नाप तौल आ जाता है इसका, और जंगली जंतु एवं पक्षियों का संरक्षण, और क्या है, न्यायिक प्रशासन। ठीक है, इतनी चीजें जो हैं कहाँ से डाली गई हैं, राज्य से निकाल करके समवर्ती सूची में रख दी गई हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में पुनर्व्यवस्थित करना है आपको। पुंछी आयोग है, आनंदपुर साहिब आयोग है, प्रशासनिक सुधार आयोग है, राजमन्नार समिति है। इतने हैं और आपको इनको जो है क्रम में लगाना है। तो प्रशासनिक सुधार आयोग कब होता है, ये सबसे पहले पुंछी आयोग है, पुंछी आयोग देखते हैं। पुंछी आयोग होता है 2007 में, 2007 में होता है। आनंदपुर साहिब आयोग कब ये होता है, तो 1973 में होता है, 1973 में होता है। और अगर हम बात करें प्रशासनिक सुधार आयोग की, तो ये होता है 1966 में। और पुंछी राजमन्नार समिति कब होती है, तो ये जो राजमन्नार समिति है 1970 की बात है, ये 1970। राजमन्नार समिति का गठन किस सरकार ने किया था, तो राजमन्नार समिति का गठन तमिलनाडु सरकार ने किया था। ये भी पूछता है, क्वेश्चन आता है किस सरकार ने किया, तो तमिलनाडु सरकार ने इसका जो है गठन किया था। और किस लिए, जो केंद्र राज्य संबंध थे, केंद्र राज्य संबंध पर सुझाव देने के लिए इस जो है समिति का गठन होता है। और 1971 में ये अपनी रिपोर्ट दे देती है, ये कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट दे देती है, ये भी ध्यान रखेंगे। और जो ये प्रशासनिक सुधार आयोग है 1966 में गठित किया जाता है, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में ये गठन होता है इसका। और इसमें जो खास बात ये है, ये किसके लिए गठित हुई थी, तो ये जो प्रशासन में सुधार हैं
उसके लिए गठित की गई थी और संथानम समिति की सिफारिश, संतानम की समिति जो थी उसकी सिफारिश पर ये प्रथम प्रशासनिक सुधार 1996 का गठन हुआ था। ये जो पुंछी आयोग है ये क्या है, ये भी केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। ये भी यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, 3 4 2 1, ये ऑप्शन हमारा राइट हो रहा है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान सहायक एकात्मक विशेषताओं सहित एक संघीय राज्य की स्थापना के स्थान पर सहायक संघीय विशेषताओं सहित एक एकात्मक राज्य की स्थापना करता है। किसने कहा है, केसी वियर ने या एम पाणिगर ने या फिर सर आइवर जेनिंग्स ने या बी आर अम्बेडकर ने, किसके द्वारा जो है ये कथन कहा गया है? तो ये कहा था केसी वियर ने। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति या केंद्रीय गृह मंत्री? अंतरराज्यीय परिषद की बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन सी प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। ठीक है, और 263 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति जनहित में यदि आवश्यक समझता है तो अंतर राज्य परिषद का गठन कर सकेगा। तो गठन कौन करेगा, ये पावर है किसके पास, राष्ट्रपति के पास, यदि राष्ट्रपति चाहे तो। और किसके अकॉर्डिंग, 263 के तहत राष्ट्रपति जो है गठन करेगा और उसका अध्यक्ष कौन होगा, पीएम होगा। और फर्स्ट टाइम इसका 1990 में 1990 में इसका गठन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? संघीय विशेषता की बात हो रही है तो कौन सी नहीं है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति या न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो कौन से इसमें नहीं है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कौन सा? जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति है ये राइट हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्त संघात्मक शासन की ये विशेषता नहीं है, ये एकात्मक की विशेषता है। किसकी है? एकात्मक की विशेषता है। तो ये जो है अगर संघात्मक के अकॉर्डिंग हम चलें तो राज्यपाल का चुनाव होना चाहिए, नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने संघात्मक लेते हुए और उसकी बुराई से बचने के लिए कुछ एकात्मक व्यवस्थाएं भी हमने अपनाई हैं, इसलिए हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है। तो संघीय विशेषता कौन सी नहीं है, तो सी नहीं है। बाकी विभाजन देखो, संविधान की सर्वोच्चता होगी, एक स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन भी होगा और 2 स्तर पर सरकार होंगी। कौन कौन से? केंद्र स्तर पर, केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर जो है सरकारें होंगी। और क्या होगा? दोहरी नागरिकता होगी। देखो ये सभी विशेषताएं हैं, ऊपर की 3 देख लीजिए, बाकी नीचे देख लीजिए। दोहरी नागरिकता होगी, ठीक है, और स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, संविधान की सर्वोच्चता होगी, और क्या होगा? लिखित संविधान होगा। ये भी एक इसकी विशेषता है, लिखित होगा, क्योंकि जब शक्तियों का विभाजन हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो मेंशन होगा, तभी जो काम बनेगा। तो लिखित संविधान होना चाहिए, लिखित संविधान। कहीं कहीं पर ये लिखित एवं कठोर भी आ जाता है, तब भी आपको वो राइट कर देना है। लिखित संविधान या लिखित या कठोर संविधान, ये इसकी सारी विशेषताएं हैं। और इसमें जो है भारत क्या है, दोहरी नागरिकता इसकी विशेषता है, लेकिन भारत ने क्या किया है, एकल नागरिकता दी है। एकल नागरिकता को इसने लिया है। भारत के विषय में ये विशेषता अलग से है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो गया। बाकी ये कुछ अलग फैक्ट हैं जो इसी से रिलेटेड हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका भी रख लें अगर यदि आपको यहाँ कुछ डाउट लग रहा है तो। नेक्स्ट देखेंगे, अनुच्छेद 352 में भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये कब किया गया था? जब इमरजेंसी लगी थी, उसके बाद फिर कौन सा आता है, 44वां संशोधन होता है।
44वां संविधान संशोधन, ये आपका राइट आंसर होगा। 42वीं में इमरजेंसी लगती है और शब्द कौन सा यूज किया गया था? आंतरिक अशांति, जबकि वहां पर ऐसी कोई इमरजेंसी की जरूरत होती नहीं है। इसलिए 44वां संविधान संशोधन कब होता है? 1978 में होता है। और पार्टी कौन सी होती है? जनता पार्टी होती है। जनता पार्टी के द्वारा इसको किया जाता है, क्योंकि जो आंतरिक अशांति था काफी अस्पष्ट शब्द था, इसके द्वारा फिर यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को रखा गया। और ये कौन सा 44th अमेंडमेंट 1978 में हुआ था, ये हो गया। जबकि जो 35वां संविधान संशोधन है, ये किससे संबंधित है? तो इसको भी हमने अभी भी पढ़ा था, शायद कल की क्लास में पढ़ा है। तो ये 1974 में हुआ था और इसके द्वारा सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया गया था। इस तरह से क्वेश्चन को रिलेट करते हुए चलें, 1974 में हुआ था और जो सहराज्य का दर्जा दिया गया था किसको? सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया गया था। 52nd ये भी बहुत फेमस है, किससे है? ये दल बदल कानून इसी में लाया जाता है, ठीक है। दल बदल विरोधी कानून जो है इसी में लाया जाता है। और कब होता है ये? 1985 में होता है, 1985 में लाया जाता है। और ये 10वीं अनुसूची में इसके प्रावधान दिए गए हैं। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। तो ये 52nd से संबंधित आपकी बातें हो गई। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो रहा है। सेशन को सभी जो है लाइक कर देंगे, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, क्योंकि जब व्यूज नहीं आते हैं तो फिर क्लासेस देने का जो है वो मोटिवेशन खत्म हो जाता है। फिर हम भी जो है थोड़ा सा लो फील करते हैं और क्लासेस डिले होती चली जाती हैं। तो आप अपने फायदे के लिए ही सही क्लासेस को शेयर करना शुरू कर दें। लाइक ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। लाइक आपके बिल्कुल ही नहीं आते हैं, जबकि क्वेश्चन इतने अच्छे रिसर्च बेस पे मैं रखती हूँ यहाँ पर। इतने अच्छे क्वेश्चन शायद ही आपको कोई प्रोवाइड करेगा। रिसर्च करके सारा एनालिसिस करके तब मैं देती हूँ ये क्वेश्चंस। उसके बाद भी आप लोग क्लास लेते हैं और एक लाइक भी नहीं करते हैं, तो देख लीजिए इसमें आपका भी नुकसान है। मेरा तो छोड़ दीजिए, मेरा आपका भी नुकसान है, क्योंकि अब मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता है तो मैं आगे क्लासेस कंटिन्यू कम कर पाती हूँ। देखेंगे क्वेश्चन। अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से कितने अधिक समय के लिए लागू नहीं रहेगा? 1 माह, 3 माह, 6 माह या 1 वर्ष? यहाँ पर क्या है? ऑप्शन डी आपका राइट होगा, 1 वर्ष। ये जो 249 के सबसेक्शन 1 के तहत संसद द्वारा जो पारित प्रस्ताव होगा ये 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे। नीति आयोग का चेयरमैन कौन है? गृह मंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो नीति आयोग का चेयरमैन कौन है? प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। डी ऑप्शन तो आपका डी हो गया, लेकिन समझ लीजिए नीति है क्या? NITI, सब कुछ फुल मतलब कैपिटल लेटर में है, तो एन से हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, ये इसका जो है फुल फॉर्म हुआ, जिसको कि हम शॉर्ट में नीति बोलते हैं। इसका गठन कब होता है? तो जो केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया गया है। तो योजना आयोग को रिप्लेस किया है इसने, योजना आयोग, ठीक है। और इस नीति ने रिप्लेस किया है। और नीति का गठन कब होता है? ये 1 जनवरी 2015 में आ जाती है। 1 जनवरी 2015 में इसका गठन कर दिया जाता है। और इसका कार्य क्या है? तो इसे थिंक टैंक बुलाते हैं, थिंक टैंक। थिंक टैंक बुलाते हैं। और साथ में क्या करता है? केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को तकनीकी जो परामर्श होती है उनको देता है, ताकि शासन संचालन जो है अच्छे से हो सके। अगर बातें करें कि अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष रहेंगे।
इसके और उपाध्यक्ष कोई प्रधानमंत्री द्वारा जो भी नियुक्त व्यक्ति होगा वो करेगा। सदस्य कौन होंगे? अध्यक्ष ये हो गए। सदस्य की बात कर लेते हैं। सदस्य, तो सदस्य इसके हो जाएंगे जो सभी राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री। तो जो जितने भी राज्य हैं, राज्यों और यूटीज के क्या हो जाएंगे? ये मुख्यमंत्री, सीएम, चीफ मिनिस्टर, ये हो जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से किसने भारतीय संघवाद को सौहार्दपूर्ण संघ कहा है? रूडोल्फ एम रूडोल्फ ने, या ग्रेनुअल ऑस्टिन ने, मॉरिस जोन्स ने, या फिर मायरन विनर ने? तो सौहार्दपूर्ण संघवाद कहने वाले जो हैं ये ग्रेनुअल ऑस्टिन ने कहा है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट होगा। ये समीक्षक हैं और इन्होंने सकारात्मक रूप में भारतीय संविधान की संघवाद की समीक्षा की है। ठीक है, और ये कहते हैं कि सौहार्दपूर्ण सहयोग यहाँ दिखता है सरकारों में और मिलजुल कर ये काम करते हैं और जो संघ का एक सशक्त संघ का विकास हो सके इस तरह से काम समाधान निकालते हैं किसका? समस्याओं का। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है संघवाद की मूलभूत अवधारणा के अनुसार यह एक संस्थागत प्रणाली है। फर्स्ट जो सेंटेंस है। दूसरा कह रहा है संविधान लिखित या अलिखित किसी भी प्रकार का हो सकता है। अब आपको सही विकल्प देखना है। एक सही दूसरा गलत, एक गलत दूसरा सही, दोनों सही हैं दोनों गलत हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन एक होगा कि पहला सही है और दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि यह एक संस्थागत प्रणाली, ये तो सही है, लेकिन संघवाद की मूल अवधारणा के अनुसार अगर हम देखें तो संविधान लिखित या अलिखित किसी भी प्रकार का हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। संघीय व्यवस्था में संविधान हमेशा लिखित होता है। इसके साथ थोड़ा सा कठोरता भी होती है, लिखित और कठोर होता है। तो क्या है? ये दूसरा गलत है, अलिखित नहीं हो सकता है। लिखित या अलिखित ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन वहां पर नहीं है, ऑप्शन सिर्फ एक ही है, वो है लिखित। तो आपका जो है ऑप्शन यहाँ पर क्या हो रहा है? पहला राइट हो रहा है। और लिखित क्यों जरूरी है? क्योंकि जो संघ और राज्य के बीच में ये शक्तियों का विभाजन लिखित संविधान के द्वारा ही किया जाता है, यानी कि जो संविधान में जैसी चीजें लिखी होंगी उसी अकॉर्डिंग राज्य और केंद्र की सरकारें शक्तियों का प्रयोग करती हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है यहाँ पर कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं। देखो ये इतने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, इनको सबको यदि आपको पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात, आपका रिवीजन हो रहा, नहीं पता है इनको फटाफट नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इनको एक्सप्लेन कर रही हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर के आई हूँ। तो इससे एक प्रकार का आपका पूरा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हो सकता है कि बहुत ज्यादा मतलब ऊपर या डेप्थ में जाकर के पूछे अलग, तो ही क्वेश्चन यहाँ से हटेंगे। अदरवाइज आपका यहाँ पर पूरा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में। ठीक है, तो राष्ट्रीय संसद के दोनों सदनों को एक साथ कब संबोधित करते हैं? हर सत्र में करते हैं, किसी उद्देश्य के लिए बुलाए गए आपातकालीन सत्र के लिए के दौरान करते हैं, या प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहला सत्र और प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र, कोई भी सत्र। तो राष्ट्रीय संसद के दोनों सदनों को एक साथ देखो संबोधित कब करते हैं? ये जब प्रत्येक आम चुनाव का पहला सत्र होता है, यानी कि जो आम चुनाव होता है उसका पहला सत्र, और प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो रहा है। और ये प्रावधान दिया कहाँ गया है? अनुच्छेद 87 में ये दिया गया है कि राष्ट्रपति जो है ये आम चुनाव के बाद पहले सत्र में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में क्या करेगा कि अभिभाषण करेगा दोनों सदनों में। नेक्स्ट देखेंगे, पंडित नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? नरेंद्र मोदी, वाजपेयी, मनमोहन सिंह या इंदिरा गांधी? तो ऑप्शन डी बेशक इंदिरा गांधी रहेगा। इंदिरा गांधी ने भी काफी लंबा टाइम जो है ड्यूरेशन एज अ पीएम निकाला है। तो ये कब रही? ये 1900 देखो 66 में बनती हैं, यानी कि 1966 में ये बनती हैं, जब ये लाल बहादुर शास्त्री की डेथ के बाद ये बनती हैं और 77 तक ये लगातार रहती। उसके बाद 3 साल के लिए जनता पार्टी आती है केंद्र में, और इमरजेंसी के बाद 3 साल के लिए कौन आ जाती है? जनता पार्टी आती। फिर ये 19
80 में आती हैं और 84 तक, यानी कि जब इनका जो है मर्डर कर दिया जाता है, तब तक ये बनी रहती हैं। तो ये नेहरू के बाद इंदिरा गांधी जो पहले सबसे लंबा समय निकालती हैं एज अ पीएम। नेक्स्ट देखेंगे, भारत संघ के किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है? संविधान अधिनियम 1963 द्वारा, संविधान अधिनियम 1969 द्वारा, या संविधान अधिनियम 1972 द्वारा, या 74 द्वारा। किसके द्वारा जो है इसको प्रतिबंधित किया गया है? तो ये किया गया है संविधान अधिनियम 1963 के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। तो 1963 के द्वारा इसको प्रतिबंधित किया गया है कि कोई राज्य जो है किसी संघ से पृथक नहीं होगा। और इसी संशोधन के द्वारा जो संवैधानिक पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को भारत की जो प्रभुता है, अखंडता है, उसको बनाए रखने के लिए शपथ लेनी पड़ती है। तो ये जो है दोनों चीजें इसी में हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर कितने राज्य निर्मित किए गए हैं? 12, 16 या फिर 14 या फिर 18? कितने राज्य निर्मित किए गए हैं? ऑप्शन यहाँ पर बी राइट होगा, 14। जो रामलू थे, रामलू की जब मृत्यु हो जाती है, अनशन कर रहे होते, भाषाई आधार पे राज्य की मांग करते हुए मृत्यु होती, तो उसके बाद जो है फजल अली की अध्यक्षता में राज्य का जो प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होता है। और कब होता है? 22 दिसंबर 1953 को होता है ये। ठीक है, 22 दिसंबर 1953 में होता है। 52 में रामलू की डेथ होती है, इसका गठन होता है। और ये जो है अपनी रिपोर्ट कब दे देती है? 1956 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हो जाता है कब? 1 नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हो जाता है। और इसके तहत कितने? 14 राज्य और 6 यूटीज बनते हैं। ठीक है, 14 राज्य और 6 यूटीज का गठन किया जाता है। तो अगर आगे आए तो राज्य तो 14 हैं और यूटीज कितने थे? 6 थे। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संघवाद बल देता है शक्तियों के विभाजन पर, राज्य की सुदृढ़ता पर, राष्ट्रीयताओं के साथ समझौते पर, या राष्ट्र की एकता पर? तो जो भारतीय संघवाद है ना, वो राष्ट्र की एकता पर बल देता है। इसीलिए जो है इसको अर्ध संघवाद इस तरह के नामों से जाना जाता है, क्योंकि ये क्या है? केंद्र की ओर झुका हुआ है, केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां हैं, केंद्र सशक्त है, तो ये संघात्मक होते हुए भी एकात्मक है, ऐसा भी इसके बारे में कहा जाता है। तो राष्ट्र की एकता पर ये बल देता है भारतीय संघवाद। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसे संशोधित किया जाना चाहिए? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, या 5वीं अनुसूची? किसको जो है संशोधित किया जाना चाहिए? तो पहली अनुसूची संशोधित होगी, क्योंकि पहली सूची में राज्य के नाम व क्षेत्र ये सब जो है वहां उल्लिखित किए जाते हैं। तो जब भी कुछ नया सृजन होगा तो वहां पर संशोधन करके वहां पर भी वो मेंशन करना पड़ेगा। और वर्तमान में कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 28 स्टेट्स एंड कितने? 8 यूटीज हैं, 8 यूटीज हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। ये सूचियों के बारे में हमने अपने पहले की वीडियो में बताया है। ठीक है, पहली अनुसूची राज्य और संघ से संबंधित होगी, दूसरी किससे होगी? वेतन और भत्ते से संबंधित होगी, तीसरी किससे होगी? शपथ से संबंधित होगी, चौथी किससे होगी? जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन होता है, सभी राज्यों के लिए कोटा होता है, तो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है, आवंटन से चौथी संबंधित है। इसी तरह से इसके एक पूरी स्टोरी हमने बताई है, पिछले अभी 1-2 दिन पहले ही वीडियो गया है, तो उसमें जो कैसे आपको सारी सूचियां याद करनी है। 7वीं आपकी जो है किससे संबंधित है? 7वीं संबंधित है ये शक्तियों का विभाजन, जिसमें कि 3 सूची दी गई है। 8वीं भाषा संबंधित है, और 9वीं जो है संपत्ति जायदाद यानी कि जो भूमि सुधार अधिनियम लाया गया था उससे संबंधित है, 10वीं दल बदल से, 11वीं आपके
पंचायतों से संबंधित है और 12वीं नगर पालिकाओं से संबंधित है। ये सारी उसमें मैंने अच्छे से बता रखा है, आप देखेंगे तो समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दे दिया मैंने आपको, पहली अनुसूची राइट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषताएं हैं शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का पृथक्करण, स्वतंत्र न्यायपालिका, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, लिखित संविधान। तो जो भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता है उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। तो यहाँ शक्तियों का बंटवारा भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, लिखित संविधान भी है, और ये दोनों नहीं होंगे। शक्तियों का पृथक्करण, प्रधानमंत्री के नेतृत्व, ये दोनों नहीं होंगे, बल्कि ये तीनों जो है शक्तियों का बंटवारा, स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखित संविधान, यानी कि 1, 3, 5 ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अभी अभी हमने जो है विशेषताएं बताई थी भारतीय संघीय प्रणाली की, कि ये जो है यहाँ एकल नागरिकता होती है, लेकिन भारत में दोहरी नागरिकता है, शक्तियों का बंटवारा है, और जो कि 7वीं सूची में किया गया है, और फिर केंद्र राज्य 2 सरकारें, 2 स्तर पर सरकारें होती हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, लिखित संविधान होता है, संविधान की सर्वोच्चता होती है। ये सारी चीजें जो हैं संघीय प्रणाली की विशेषताएं हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने कहां से प्राप्त किया? 1935 के भारतीय अधिनियम से, अमेरिका के संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से, या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से? कहां से ये प्राप्त किया है? तो देखो ये जो है ये किया था 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, इसने जो है ये आदेश देने का विचार प्राप्त किया है संविधान निर्माताओं ने 1935 के भारतीय अधिनियम से। और ये जो 1935 का भारतीय अधिनियम है, भारत सरकार अधिनियम है, इसी ने जो है संघीय व्यवस्था को भी क्या किया, उल्लेखित किया है। संघीय व्यवस्था कहाँ से शुरुआत होती है? तो यहीं से होती है संघीय व्यवस्था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन एक क्रमानुसार सही नहीं है? कौन सा एक, किसका एक क्रम सही नहीं है जिससे भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, नागालैंड। सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। और क्या है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा। डी है नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जब 1953 के जो फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था, और फिर 1956 जो है 56 में अधिनियम आ गया, तो उस अधिनियम के द्वारा 14 राज्य और 6 क्या बने थे? यूटीज बनी थी। लेकिन फिर उसके बाद 1963 में नागालैंड का गठन हुआ था। नागालैंड कब हुआ था? 1963 में हुआ था। हरियाणा कब हुआ था? हरियाणा 1966 में हुआ था। 1966 में हुआ था, जो ये पंजाब का पुनर्गठन करके हरियाणा व हिमाचल प्रदेश बना था। ठीक है। 75 में सिक्किम आता है। ठीक है। 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम आता है पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करके। तो ये कब आता है? ये 1975 में आता है। 74 में इसको सह राज्य का दर्जा दिया जाता है, 75 में पूर्ण राज्य का। फिर अरुणाचल प्रदेश कब आता है? तो ये 1987 में अरुणाचल प्रदेश आता है, 24वें राज्य का दर्जा इसको दिया जाता है। ठीक है। तो ये आता है 1987 में, 1987 में आता है, 24वां राज्य ये कहलाता है। ठीक है। देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो रहा है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है? फौजदारी, विवाह तथा विवाह विच्छेद, सार्वजनिक व्यवस्था, आर्थिक व सामाजिक नियोजन। तो समवर्ती सूची की बात हो रही है, इसमें कौन सा नहीं है? तो देखो सार्वजनिक व्यवस्था, भी शुरुआत में हमने बात की थी कि सार्वजनिक व्यवस्था जो है बहुत आएगा, और ये राज्य सूची का विषय, इसको सेग्रीगेट कर देना है। तो सार्वजनिक व्यवस्था है, ये समवर्ती सूची का नहीं, किसका है? ये राज्य सूची का है। सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची का है, और इसको हमने सेग्रीगेट कर दिया, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। बाकी ये सभी समवर्ती सूची के विषय हैं, इनको भी आप थोड़ा सा ध्यान से देख करके 2-4 बार रिपीट कर लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? विवाह तथा विवाह विच्छेद, संघीय लोक सेवाएं, समवर्ती सूची की बात हो रही है, पुलिस, आयकर। तो इसमें बताइए कि
कौन सा आता है, एक कोई आता है और अभी-अभी हम बात करके आए हैं तो आपको आंसर पता होगा। तो यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन ए विवाह तथा विवाह विच्छेद, अभी भी बात की है। विवाह तथा विवाह विच्छेद आ जाएगा, दत्तक ग्रहण आ जाएगा, सुश्री क्या है शिशु और अवयस्क, न्यास और न्यासी, पशुओं के प्रति क्रूरता का विरोध, ये सारी चीजें जो हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत आ जाएंगी, ठीक है। और जो पुलिस है ये राज्य सूची के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। और जो संघीय लोक सेवाएं हैं और आयकर ये दोनों किसके केंद्र के अंतर्गत आ जाएंगी, केंद्र सूची में आ जाएंगी। 3 सूचियां मिली शक्तियों के विभाजन के थ्रू 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां बनाई गई हैं, उसकी बात हो रही है। और जो आयकर, लेकिन आयकर में हमेशा क्या है कृषि आयकर को छोड़ करके, ठीक है। तो ये देख लेना कि कृषि आय से भिन्न होना चाहिए। अगर कृषि आय इंक्लूड कर दिया तो फिर वो राज्य केंद्र का नहीं होगा। कृषि आय से अलग या कृषि आय से भिन्न जो आयकर होते हैं वो केंद्र के हो जाते हैं, ठीक है, वो केंद्र के हो जाते हैं, जबकि कृषि आय राज्य का है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में कौन सी प्रणाली है संघात्मक है, एकात्मक है, संघात्मक होते हुए भी एकात्मक है, ये उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो अभी-अभी हमने बात की कि भारत में क्या है, कौन सी प्रणाली है, संघात्मक होते हुए भी एकात्मक है, क्योंकि ये केंद्र की ओर झुका है, केंद्र को ज्यादा शक्तियां मिली हैं। ये जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत क्या है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो संघात्मक होते हुए भी एकात्मक है, ये इसका आंसर राइट हो जाएगा। देखो संघीय भारत में संघीय व्यवस्था का प्रबंध कब से हुआ, का मतलब कहां से हुआ, संघीय व्यवस्था ये पूछा जाता है, व्यवस्था का प्रबंध, तो ये जो 1935 का अधिनियम था इसके द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया, 25वां, 26वां, 27वां या इनमें से कोई नहीं। तो ये समाप्त किया गया था 26वें संशोधन अधिनियम 1971, जो 26वां संशोधन हुआ था, कब हुआ था है 1971 में ये हुआ था। और इसी के तहत जो है जो भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों के विशेष उपाधियां एवं उनके जो प्रिवी पर्स थे ये सब समाप्त कर दिए गए थे। नेक्स्ट देखेंगे, तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, बी 26वां। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संघवाद के उदाहरण को सर्वोत्कृष्ट विश्लेषित किया जा सकता है किस नाम से, विशुद्ध संघवाद, शास्त्रीय संघवाद, अर्ध संघवाद या प्राचीनतम संघवाद। तो देखो अगर किसी विचारक का नाम ना दे करके पूछा जाए कि किस तरह से इसको सर्वोत्तम तरीके से विश्लेषित किया जाएगा, भारतीय संघवाद को किस नाम से विश्लेषित किया जा सकता है, तो ये अर्ध संघवाद है, क्योंकि ये पूरी तरह संघात्मक व्यवस्था को नहीं अपनाया है हमारे भारत ने, कुछ उसकी जो संघात्मक व्यवस्था है उसकी कुछ बुराइयों से बचने के लिए एकात्मक चीजें भी ले ली हैं, तो हमारा क्या हो गया, अर्ध संघात्मक हो गया। कोई विचारक का नाम नहीं भी दिया जाता तब भी जो सही नाम है हमारे संघवाद का, भारतीय संघवाद का, ये अर्ध संघवाद हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखेंगे, विदाउट एनी विचारक का जो है नाम दिए बिना अगर कुछ पूछता है तो अर्ध संघवाद जो है हमारे संघवाद का सही नाम बैठेगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है, विधायिका को, मंत्रिमंडल को, न्यायपालिका को या फिर प्रेस को। तो देखो जो संघीय व्यवस्था है इसमें न्यायपालिका की बहुत बड़ी भूमिका होती है और इसी को जो है संतुलन चक्र माना जाता है, संविधान का संतुलन चक्र इसको न्यायपालिका को माना जाता है, क्योंकि न्यायपालिका जो है ये सुनिश्चित करती है, अश्योर करती है इस चीज को कि जो शासन संचालन है वो संविधान के अनुसार ही होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, एक संघात्मक सरकार में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन होता है, किसके द्वारा, संसद के द्वारा, संविधान के द्वारा, बहुमत के निर्णयों से राज्यों द्वारा या केंद्र संघ सरकार द्वारा। तो संघात्मक सरकार में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन होता है। देख लीजिए यहाँ पर भी रोल किसका है, संविधान का ही रोल सबसे बड़ा है, यहाँ पर भी संविधान द्वारा हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि जो संघात्मक राज्य होता है यहाँ शक्ति कहाँ दो स्तर पे सरकारें बनती हैं, दो स्तर पे सरकारें बनती हैं, यानी कि शक्ति का दोहरा प्रयोग होता है। और ये जो इकाइयां होती हैं यानी कि जो राज्य होते हैं या इकाइयां कह लें, ये अपनी सत्ता केंद्र सरकार से नहीं पाती हैं क्योंकि ये उनके अधीनस्थ नहीं होती हैं,
अधीनस्थ नहीं होती। इनको अपनी सत्ता, अपनी जो शक्ति है कहाँ से मिलती है? संविधान से मिलती है। तो ये उनकी केंद्र सरकार की अधीनता में नहीं रहती, बल्कि समानता में रहती हैं। तो ये सब बातें आप ध्यान से सुनिए, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जो मैं बता रही हूँ क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए बता रही हूँ। तो ये अधीनता में नहीं है, समानता में रहती हैं, सत्ता इनको संविधान से प्राप्त होती है। तो शक्ति का विभाजन कौन कर रहा है? अल्टीमेटली संविधान कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे। संघ राज पद्धति का सार है कि वह केंद्र और राज्यों के बीच द्विमार्गी यातायात है, जो थोड़ी सी पारस्परिकता और सामंजस्य चाहता है। यदि ऐसी संघ व्यवस्था है, उसे कहा जाएगा पूरक संघ व्यवस्था, प्रतिस्पर्धात्मक संघ व्यवस्था, सहकारी संघ व्यवस्था या सौदेबाजी का संघ। क्या कहा जाएगा कि संघ राज पद्धति का सार है? तो ये सहकारी संघ व्यवस्था हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। देखो, जब ये केंद्र और राज्य के बीच संबंध कैसे हो? पारस्परिक सहायता पर आधारित हो, तो ऐसी संघीय व्यवस्था को क्या कहा जाता है? सहकारी संघ व्यवस्था कहा जाता है। और जो ग्रीनविल ऑस्टिन है, जो भारतीय संविधान के समीक्षक हैं, इन्होंने सहकारी संघीय व्यवस्था कहा है भारतीय संघवाद को। ठीक है, और इसके जो है कई रूप देखे जाते हैं। सौदेबाजी की संघ व्यवस्था, पूरक संघ व्यवस्था, ऐसे करके कई रूप इसके जो है देखे जाते हैं। तो हमारा संविधान, हमारा संघीय व्यवस्था कैसी? सहकारी संघ व्यवस्था है। नेक्स्ट देखेंगे, वाचो रिपोर्ट के आधार पर प्रथमतः भाषा के भाषी राज्य गठित किया गया था। भाषी आधार पर राज्य गठित कब किया गया था? 1953 में, या फिर आंध्र प्रदेश 1953, गुजरात 1960, आंध्र प्रदेश 1956 या गुजरात 1956। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? आंध्र प्रदेश 1953। जब श्री रामलू जो है तेलुगु भाषा के लिए आंदोलन कर रहे थे, यानी तेलुगु भाषी राज्य था उसके लिए आंदोलन कर रहे थे, और ये मर जाते हैं। कब मर जाते हैं? इनकी मृत्यु होती है ये 15 सितंबर 1952 को इनका देहांत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है आंदोलन शुरू हो जाते हैं सब तरफ, और उसी के क्रम में नेहरू जी क्या कर देते हैं कि जो तेलुगु भाषी राज्य की घोषणा कर देते हैं। और ये जो है आंध्र प्रदेश का गठन कब होता है? 1 अक्टूबर 1953 को हो जाता है। तो आंध्र प्रदेश का गठन कब होता है? 1 अक्टूबर 1953 को इसका जो है गठन हो जाता है। और इसी के क्रम में अन्य राज्य भी भाषाई आधार पर राज्यों की मांग करने लग जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है? फिर ये 1953 में एक समिति पूरी गठित की जाती है, जिसको ये फजल अली की अध्यक्षता में क्या की जाती है कि एक समिति गठित की जाती है, और इस समिति के आधार पर जो है राज्य पुनर्गठन आयोग आता है। ठीक है, और ये रिपोर्ट कब देती है? तो ये 1955 में रिपोर्ट दे देती है, और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आ जाता है। और उसी के बाद जो है 14 राज्य और 6 यूटीज बनते हैं। तो ये सारी बातें इससे संबंधित हो गई हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? क्षेत्रीय परिषदों से संबंधित आपके पास सेंटेंस है, और बताएंगे कि क्षेत्रीय परिषदों के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। इनकी अध्यक्षता संघीय गृह मंत्री करता है, और ये परामर्शदात्री निकाय हैं। परामर्शदात्री निकाय हैं। बी कह रहा है कि परिषद के द्वारा निर्वाचित सदस्य इनकी अध्यक्षता करता है, और ये परामर्शदात्री निकाय हैं। तीसरा कह रहा है कि संबंधित क्षेत्र का वरिष्ठ मुख्यमंत्री इनकी अध्यक्षता करता है, और ये परामर्शदात्री निकाय हैं। और डी कह रहा है कि संबंधित क्षेत्र का वरिष्ठ मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता करता है, और ये प्रशासकीय निकाय हैं। ऑप्शन यहाँ पर जो है ए राइट हो जाएगा। जो ये क्षेत्रीय परिषदें हैं, इनकी अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं, और ये क्या है? परामर्शदात्री निकाय हैं, परामर्शी निकाय हैं ये। इनमें कोई ऐसी थोपने वाली बात नहीं होती कि नहीं इनका जो है बाध्यता है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो क्षेत्रीय परिषद है, इनका गठन 1956 में होता है। होता कब है इनका गठन? 1956 में होता है, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत किया गया था इनका भी गठन। और वर्तमान में कुल कितनी है? कुल 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। कितनी है? 5 हैं। 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं।
ठीक है। कुल 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं वर्तमान समय में, और इनका अगर कार्य देखें तो आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन के क्षेत्र में जो सीमा विवाद हो गए, भाषाई, अल्पसंख्यक, अंतर्राज्यीय ये जो परिवहन हो गए, इन सब से संबंधित सामान्य हितों के विषय में जो है सिफारिशें प्रस्तुत करना, यानी कि अपनी सलाह-मशवरा देते रहना इनका काम है। और इनकी अध्यक्षता जो है कौन करता है? गृह मंत्री करता है। तो ये कुछ इसके बारे में क्या है? फैक्ट है। इतना आप जान लेंगे तो आपके पेपर का मतलब एग्ज़ाम के लिए इतना ठीक-ठाक नॉलेज है आपके पास। इतना अगर आप याद कर लेते हैं पूरी तरह से। इनके कार्य जो हमने बताया कि अंतर्राज्यीय विकास में सहायता करना, अंतर्राज्यीय विवादों का समाधान करना, अंतर्राज्यीय सहयोग प्रदान करना, ये सभी जो हैं इसके कार्य हैं। और जब इसका गठन किया गया था, जो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हो रहा था, तब नेहरू जी के परामर्श से ये क्षेत्रीय परिषदों का भी गठन किया गया था, और उस समय 4 थीं। उस समय 4 थी। कौन-कौन सी? जो ये उत्तरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। लेकिन जब नए राज्यों का गठन हुआ है, तो अब इस समय टोटल 5 हैं। पहले 4 थे, अभी 5 हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहाँ वर्णित है? कहाँ वर्णित है? प्रस्तावना में, भाग 3 में, कहीं भी नहीं है, या अनुच्छेद 360 में है? तो देखो, ये ऑप्शन हो जाएगा कहीं भी नहीं है। जो फेडरल शब्द है या संघीय शब्द है, ये कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। हाँ, लेकिन अनुच्छेद 1 में देखो, संघीय शब्द या फेडरल शब्द दोनों का, ये इंग्लिश है और ये हिंदी है। इन दोनों का यूज़ नहीं हुआ है। लेकिन अनुच्छेद 1 में कहा गया है, क्या कहा गया है कि जो भारत है, ये संघों का संघ होगा। ऐसा कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। इसके 2 अभिप्राय निकलते हैं। फर्स्ट क्या है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है, यानी कि समझौते के थ्रू ये राज्य नहीं जुड़े हैं। और दूसरा क्या होगा? किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। क्या है? कोई यहाँ पर समझौता नहीं हुआ है, समझौते का ये जो है रिजल्ट नहीं है भारतीय संघ, और ना ही कोई राज्य जो है अलग हो सकता है, ठीक है? पृथक होने का अधिकार किसी राज्य को नहीं है। ये 2 इसके मतलब निकलते हैं। जो है भारत क्या है? राज्यों का संघ होगा इसका। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ठीक है, ऑप्शन दे दिया है, मुझे लगा ऑप्शन नहीं दिया है। राज्य सूची की निम्नांकित में से कौन सी प्रविष्टि संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन है? प्राचीन एवं ऐतिहासिक संस्मारक, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, कारागार, दांव एवं धुत। तो ये जो क्या है, राज्य सूची की निम्नांकित में से कौन सी प्रविष्टि संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राचीन एवं ऐतिहासिक संस्मारक। तो ऐसे आपको अभी-अभी हमने बात की थी कि जो विषय राज्य सूची के जो जिनका महत्व राष्ट्रीय स्तर का होता है, तो उन पे क्या है, कुछ प्रावधानों के तहत संसद को उन पर कानून बनाने का, उन पर जो है विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो प्राचीन एवं ऐतिहासिक संस्मारक ऐसा है जो ये संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन है। नेक्स्ट देखेंगे, अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है कहाँ है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 260 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में, या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में, या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 में। तो जो ये हैं अखिल भारतीय सेवाएँ हैं, इनका उल्लेख कहाँ पर किया गया है? तो ये जो है 312 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में इनका जो है उल्लेख है कि इनका अखिल भारतीय सेवाओं को वर्तमान समय में कितनी है? ये 3 है। 3 अखिल सेवाएँ हैं। कौन-कौन सी हैं? भारतीय भारतीय प्रशासनिक भारतीय प्रशासनिक सेवा, दूसरी क्या है? भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, तीसरी क्या है? भारतीय वन सेवा, भारतीय वन सेवा। और जो वन सेवा है, ये कब जुड़ी है? ये लास्ट में जुड़ी, अभी मतलब 2 पहले से थी, ये बाद में जुड़ी है। 1966 में तीसरी अखिल भारतीय सेवा बनाया गया है। जो वन सेवा है, भारतीय वन सेवा को अखिल भारतीय सेवा बनाया गया है। कब बनाया गया है? 1966 में, यानी कि जब हरियाणा राज्य का गठन होता है, उसी के साथ-साथ ये भी काम होता है, दोनों डेट एक जैसे हैं। नेक्स्ट देखेंगे,
ऐसे रिलेट करते रहेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें याद कर हो पाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है कि सिक्किम के संदर्भ में निम्नांकित कथनों में त्रुटिपूर्ण है। क्या है? 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम भारत का संयुक्त राज्य बना, सही है। 35वें संविधान संशोधन के सिक्किम केंद्रीय व्यवस्थापिका के दोनों सदनों में एक एक प्रतिनिधि भेजने का हकदार बना। सी कह रहा है कि 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम भारत संघ में पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित हुआ, तो ये भी हमने अभी भी पढ़ा था, ये भी राइट है। और ये कह रहा है कि 35वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 371 चा अंतः स्थापित किया गया, तो ये भी राइट है। यहाँ पर रॉन्ग कौन सा है? बी ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग है, बाकी सभी राइट है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्रमुखी है क्योंकि केंद्रमुखी है। संपूर्ण भारत के लिए केवल एक ही नागरिकता है। आपातकाल में केंद्र की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। संसद राज्यों के क्षेत्रों का पुनर्वितरण कर सकती है। उपर्युक्त सभी, तो यहाँ पर देखो ये सभी जो है भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्रमुखी है क्योंकि ये सभी कारण है, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। संपूर्ण भारत के लिए केवल एक ही नागरिकता, जबकि संघीय व्यवस्था में दो ही नागरिकता होती। आपातकाल में केंद्र की शक्ति बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है, ये भी राइट है क्योंकि केंद्रमुखी है, केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां, इसीलिए जो है आपातकाल में सारी शक्तियां केंद्र के पास पहुंच जाती हैं। सी संसद राज्यों के क्षेत्रों में पुनर्वितरण का कर सकती है, संसद जो है राज्य के क्षेत्रों को पुनर्गठन कर सकती है, तो ये सभी हैं। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। और नए राज्यों का निर्माण व पुनर्गठन की बात कहाँ की गई है? तो ये की गई है अनुच्छेद 3 में, ये भी ध्यान रखेंगे। पुनर्गठन, राज्यों के पुनर्गठन, निर्माण, इन सब की बात अनुच्छेद 3 में की गई है। नेक्स्ट देखेंगे, संघ सरकार का राज्यों को विशेष दर्जा दिए जाने का क्या तात्पर्य है? जब किसी राज्य को विशेष दर्जा दिया जाता है तो उसका क्या तात्पर्य निकलता है? देखते हैं, केंद्रीय सहायता का एक बड़ा प्रतिशत अनुदान सहायता में दिया जाएगा। संघ सरकार वर्तमान बजट के घाटे को वहन करेगी। ऋण प्रदान करने की मात्रा कुल सहायता में बढ़ाई जाएगी। और डी कह रहा है कि विशेष दर्जे के दौरान राज्य का कुल आय व्यय केंद्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, केंद्रीय सहायता का एक बड़ा प्रतिशत अनुदान सहायता में दिया जाएगा। सबसे पहले देख लें कि विशेष दर्जा क्या होता है। तो जो राज्य कैसे जिनके पास रिसोर्सेस कम होते हैं, यानी कि एक रूपता नहीं होती है, असमान विकास होता है, यानी विकास में बहुत पीछे होते हैं, या फिर वो आदिवासी क्षेत्र होते हैं, पिछड़ेपन से ग्रसित होते हैं, और क्या होता है कि एक समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष दर्जे की जरूरत होती है। और इसके अंतर्गत होता है क्या है कि जो 90% रकम दी जाती है केंद्र से सहायता के लिए, तो वो कैसा होती है? वो मदद के रूप में दी जाएगी, यानी कि वो कर्ज नहीं होगा, वो मदद होगी। और 10% जो है, कितनी? 10%, 10% के 10% रकम कर्ज के रूप में होगी। तो विशेष दर्जा जो पाए होंगे राज्य, तो उनकी सिर्फ जो सरकार, जो केंद्र सरकार द्वारा उनको मदद दी जाएगी, सहायता दी जाएगी, तो पैकेज दिया जाएगा। जो पैकेज दिया जाता है, पैकेज में 10% कर्ज के रूप में दिया जाएगा, बाकी 90% उसको मदद, यानी कि फ्री में दे दिया जाएगा। मदद उसको वापस नहीं करना है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में अंतरराज्य परिषद कब स्थापित की गई थी? अंतरराज्य परिषद की बात हो रही है, तो ये 1990 में स्थापित की गई थी। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है इसके बारे में। इसका कार्य क्या होता है? दायित्व तो होता है कि केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है उनमें समन्वय बना करके रखना, ये इसका काम होता है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, अभी हमने बात की थी, पीएम अध्यक्ष होते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति जो है इनका प्रावधान कर सकता है। ठीक है, कितना? 263 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति ये चाहे तो इनका गठन कर सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कथन केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में सही हैं? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में कथन देखने और कौन से सही हैं वो आपको बताना है। इसकी स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर की गई। यह एक सांविधिक निकाय है। यह अनेक सदस्यों वाला एक आयोग है। यह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के कार्य का पर्यवेक्षण करता है।
तो यहाँ पर जो है ये चारों ही सेंटेंस सही हैं। इसकी स्थापना कैसे होती है? संथानम समिति की सिफारिश पर होती है। संथानम समिति की सिफारिश पर ही प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन होता है और इसी के आधार पर ये जो सतर्कता आयोग के बारे में ये आयोग का भी गठन होता है। ये सांविधिक निकाय है और बहुसदस्यीय दल है ये और अन्वेषण ब्यूरो के कार्य में पर्यवेक्षण करता है। जो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई है के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ABCD ये डी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 निरस्त कर दिया गया। शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 को भी निरस्त कर दिया गया। या केंद्रीय सूचना आयोग को राज्य सूचना आयोगों के केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों को गठित किया गया है। यहाँ पर जो है कौन सा कथन गलत है सूचना आयोग के बारे में वो आपको देखना है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका गलत है। जो शासकीय गोपनीयता अधिनियम है 2023 इसको निरस्त नहीं किया गया बल्कि ये अक्टूबर 2005 में लागू होता है और जो सूचना स्वतंत्रता अधिनियम है ये 2002 ये निरस्त कर दिया जाता है लेकिन इसको निरस्त नहीं किया जाता है। और इसका इसको निरस्त क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि जो है देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए जिन बातों को गुप्त रहना आवश्यक है उन्हें गुप्त ही रखा जाएगा। इसलिए जो है शासकीय गोपनीयता अधिनियम इसको निरस्त नहीं किया गया है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, बाकी सारे सही हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत संघ में विद्यमान राज्य एवं उनके भीतर नए राज्य की मांग की त्रुटिपूर्ण युग्म क्या है? इतने सारे राज्य गठित हो चुके हैं, अभी और राज्यों की मांग हो रही है तो वही देखना है। उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, कर्नाटक है। तो किससे कौन संबंधित है वो देख लेते हैं। यहाँ पर त्रुटिपूर्ण हो जाएगा कर्नाटक। तो यहाँ उत्तर प्रदेश हो जाएगा हरित प्रदेश, पश्चिम बंगाल कामतापुर और बिहार मिथिलांचल। ये जो है सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा क्योंकि त्रुटिपूर्ण पूछ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे 100वें संविधान संशोधन से अप्रभावित राज्य हैं, यानी कि जो ये 100 संविधान संशोधन हुआ था इससे कौन सा राज्य प्रभावित नहीं है? त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, असम। 4 राज्य यहाँ दिए गए हैं, कौन सा इसमें प्रभावित नहीं है? तो जो सिक्किम है ये इससे प्रभावित नहीं है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये संविधान संशोधन होता कब है? 2015 में होता है। जो 100वां संविधान संशोधन कब होता है? 2015 में ये आता है। और ये 100वां संशोधन है क्या? ये भारत बांग्लादेश सीमा विवाद से संबंधित है। कौन कौन? भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश जो है इससे संबंधित है, सीमा विवाद से संबंधित है, जिसके अंतर्गत जो है 510 एकड़ भूमि भारत को मिलेगी बांग्लादेश से और 10,000 एकड़ भूमि भारत देगा बांग्लादेश को। और जो समझौते के तहत ये हुआ है कि जो भी बांग्लादेश से भारत में लोग शामिल होंगे उस जमीन के साथ उस रहने वाले लोग भी तो शामिल होंगे तो उनको जो है भारतीय नागरिकता दी जाएगी। ये भी जो है किया गया है। तो इसमें सिक्किम जो है इस राज्य भाई जब जमीन जाएगी तो वो किसी न किसी राज्य की तो होगी। जब संशोधन हुआ है और जमीन इतनी सारी जा रही है बांग्लादेश में तो किसी न किसी राज्य की जमीन जाएगी तो वो सिक्किम राज्य इससे प्रभावित नहीं है। बाकी जो है असम, त्रिपुरा, मेघालय इन सभी की जमीनें वहां जाएंगी बांग्लादेश में। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्या है कि संसद के माध्यम से लोक व्यय पर नियंत्रण स्थापित करती है लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिमंडल या फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है इसी के द्वारा जो है ये नियंत्रण स्थापित करती है। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन लोकसभा के स्पीकर के बारे में निम्न में से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? देखेंगे वह कतिपय समितियों को पदेन अध्यक्ष होता है, वह भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष होता है, उसको हटाने के लिए जब सदन में प्रस्ताव लाया जाता है तो वह अपना वोट नहीं डाल सकते हैं, वो सदन का संवैधानिक एवं अलंकारी प्रमुख होता है। तो किसके बारे में हो रही बात? ये जो लोकसभा स्पीकर है इसके बारे में बात हो रही है और यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये राइट हो जाएगा।
तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। उसको हटाए जाने के लिए क्या होगा, जब सदन में प्रस्ताव लाया जाता है तो वो अपना वोट नहीं डाल सकता, ऐसा नहीं होता है। वोट डाल सकता है, लेकिन कौन-सा वोट नहीं डालेगा? निर्णायक वोट नहीं डालेगा। वोट डालने के लिए वो अलाउ रहता है, वोट डाल सकता है, निर्णायक वोट नहीं डालेगा। और ये सारे जो त्यागपत्र देने या हटाए जाने संबंधित जो भी प्रावधान स्थितियां हैं, ये किसमें? अनुच्छेद 94 में दिए गए हैं। 94 में दिए गए हैं इन सबसे संबंधित। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका ये पूरी तरह से गलत है। आगे देखेंगे, बाकी सभी सेंटेंस सही हैं, उनको आप ध्यान से देख लेंगे क्योंकि ये दूसरे रूप में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? प्रधानमंत्री सदन के नेता और वास्तविक कार्यपालक होते हैं। राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार करते हैं। प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या कुल लोकसभा सदस्यों के 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रपति क्षमा करने की अपनी शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं। तो यहाँ पर भी देखो, जो ऑप्शन सी है ये गलत है कि मंत्रियों की कुल संख्या कुल लोकसभा सदस्यों के 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ये 12% जो है ये गलत दिया गया है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो रहा है। यहाँ पर होना चाहिए कि प्रधानमंत्री समेत जो लोकसभा की कुल संख्या है, प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ 12 ना होकर के 15 होना चाहिए। 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, तब ये राइट होता क्वेश्चन। बाकी सभी सेंटेंस सही हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान का 79th संशोधन जो होता है, जो कि होता कब है? 1999 में। ये किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंधों से, राजनीतिक दलों की स्थापना से, भाषाओं से, या लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें क्या होता है 10 वर्षों का हर 10 वर्षों के लिए जो बढ़ाया जाता है, तो वही जो है बढ़ा दिया गया था। इनका आरक्षण जो दिया गया था वो 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। इसमें साथ में एंग्लो इंडियन का भी बढ़ाया गया था। जो ये एंग्लो इंडियन होते हैं, इंडियन, इनका भी बढ़ाया गया था। लेकिन अब क्या है, इनका चैप्टर हो गया है खत्म। अब एंग्लो इंडियन की कोई सीट नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22, 18, 20, 24। तो देखो इसमें 22 होते हैं। कहाँ से होते हैं? टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं, ठीक है। और जो 7 होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। और ये जो है, ये समिति काम क्या करती है? तो जो भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं, उनके द्वारा जो लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदन दिए जाते हैं, उसकी उन प्रतिवेदनों की ये जांच करती है, ठीक है। तो महालेखा परीक्षक द्वारा जो रिपोर्ट या प्रतिवेदन दिए जाते हैं, उनकी ये जांच करती है, ठीक है, जांच करती है। और जो है इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष होता है विपक्ष का नेता। अध्यक्ष होता है विपक्ष का नेता। समितियों के बारे में हमने प्रॉपर अपने संविधान में बहुत अच्छे से समझा रखा है। यदि आप उसको एक बार देख लेंगे तो समितियां आपकी कभी गलत नहीं होंगी। लेकिन शायद अभी आपके पास टाइम है तो देख सकते हैं। अगर आपका यहाँ पर कोई डाउट है तो ये देख सकते हैं। तो अध्यक्ष क्या होता है? विपक्ष का नेता होता है। और ये सारी जो जितनी भी प्लेलिस्ट हैं कोर्स से संबंधित, ये कोर्स वीडियो करके जो है, ये कोर्स वीडियो करके एक प्लेलिस्ट बनी है, तो उसमें आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। जो भी टॉपिक आपके कमजोर हैं वहां पर जाके देख लीजिए, काफी अच्छे से समझाया गया है, तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो रहा है। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को नियुक्त करने की शक्ति कौन प्रदान करता है? अनुच्छेद 147, 148, 149 या 150। तो ये जो अनुच्छेद है बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 148 राइट हो जाएगा। इसी के तहत जो है राष्ट्रपति को ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई है। और देखो जो अनुच्छेद, ये संविधान का भाग 5 है, भाग 5,
तो इसी में क्या किया गया है कि अनुच्छेद 148 से 148 से 150 151 तक 158 से 158 151 के बीच में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में प्रावधान किया गया है। और अगर बात करें कि जो ये पद सर्वप्रथम किसने सृजन किया था, तो सर्वप्रथम लॉर्ड केनिन के द्वारा महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था 1857 में। ठीक है, तो सर्वप्रथम अगर हम बात करें, सर्वप्रथम लॉर्ड केनिन के द्वारा, लॉर्ड केनिन के द्वारा ये जो महालेखा परीक्षक का पद सृजन किया गया था, कब किया गया था? 1857 में किया गया था। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं वाइंड अप करेंगे और हम जो है रात के 9 बजे एक और वीडियो मेरा पब्लिश होगा, या तो वो एनसीईआरटी पर होगा या फिर ये सभी टॉपिक उसमें मिक्स होंगे। और लेकिन हाँ, वीडियो आएगा आपका 9 PM वीडियो आएगा, तो उसको जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि सारी वीडियोज आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि जो भी वीडियो हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए जा रहे हैं। तो आप इनको जो है फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। आप रिवीजन ले रहे हैं, प्रैक्टिस ले रहे हैं, वो सब लेते रहिए, साथ में जो इसमें क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इन क्वेश्चंस को और व्याख्या को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उन्हीं पर जो है चर्चा की जा रही है, और सीधे-सीधे यहाँ से क्वेश्चन फँसेंगे। तो ये फँसने वाले क्वेश्चन हैं। आप जो पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन होता है ना कि एक जहाँ जो टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं उसमें ज़्यादा फोकस करना होता है, तो वो चीज़ हो गई यहाँ पर। और बाकी आप जो पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए। साथ में मैं कहूँगी कि आप 3 प्लेलिस्ट पक्का फॉलो करें, मैराथन, एनसीईआरटी, ठीक है? और कौन-सी? जो बिहार शिक्षक भर्ती के नाम से अभी मैं रिसेंटली दे रही हूँ, वो इसमें डाल रही हूँ सारी प्लेलिस्ट। तो बिहार शिक्षक भर्ती, तीनों को आप चेकआउट करें। और जो ये मैराथन है, ये पहले की लगी हुई है, बट सारे टॉपिक ऑलमोस्ट इसमें कवर किए गए हैं और बहुत ही ये आपको बेनिफिट देने वाली है। आपकी जो प्रिपरेशन है, जो आपके लगभग थोड़े से दिन बचे हैं, उनमें अगर मैराथन को फॉलो कर लेते हैं, तो बहुत ही अच्छी आपकी प्रिपरेशन होने वाली है। तो ये देख लीजिए, ये इसमें सब टॉपिक कवर किए गए हैं। बिहार शिक्षक भर्ती में अभी तक पूरे टॉपिक कवर नहीं हो पाए, लेकिन जो मैराथन है, इसमें सारे टॉपिक कवर्ड हैं। और एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट जो है, यहाँ जो राइट साइड कॉर्नर में इसका जो की बटन होगा उसमें दिखेगा आपको, तो आप वहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, प्लस डिस्क्रिप्शन में भी ले सकते हैं। तो जब राइट साइड कॉर्नर में क्लिक करेंगे तो क्रॉस पे क्लिक ना करके जो लेटर होंगे जो यहाँ पर लिखा होता है उस पे क्लिक करेंगे, तो वो आपका प्लेलिस्ट खुल जाएगा और आप चेकआउट कर सकते हैं कि क्या प्लेलिस्ट लगाई गई। तो मैं प्लेलिस्ट जो है लगा दूँगी, वो आप चेकआउट कर लें एनसीईआरटी को भी। और इसी के साथ अब ये सेशन यहीं पर हम वाइंड अप करेंगे और जल्दी ही मिलते हैं कुछ घंटों में, रात 9 बजे एक दूसरे कुछ क्वेश्चन के साथ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के साथ आप तब तक जो है आप पढ़ाई करते रहें, प्रिपरेशन करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो वो भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।